नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हम लाते हैं आपकी मदद करने के लिए, ताकि आप अपने गोल्स को पूरा कर सकें, जान सके सही तरीका फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या होता है, कैसे अपने बिग गोल्स को छोटी सेविंग्स के जरिए पूरा कर सके। हर कदम पर योर मनी करता है मदद। कोई भी सवाल आपके पास है तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेजें। आप व्हाट्सएप नंबर है हमारा 7045220000। हमारा yourmoney@nw18.com ईमेल आईडी है। फेसबुक, ट्विटर पर जाएं, #AskAwaz yourmoney लिखकर अपना सवाल आप हमें लिख भेजें। तो ये रही तरीका इस में पार्टिसिपेट करने का। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित गांग हमारे साथ मौजूद है। मोहित, नमस्कार, स्वागत है आपका। और ढेर सारी क्वेरीज हमें मिली हैं। आज किसी टॉपिक पे डिस्कशन ना करके डायरेक्टली क्वेरीज की तरफ बढ़ते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकें। और पहला सवाल पूछने के लिए तरुण शर्मा दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तरुण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंक यू टू सेलेक्टिंग मी फॉर दिस क्वेरी। आई एम रेगुलर वॉचर ऑफ योर शो। मैम, मेरा सवाल ये है कि अभी मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इक्विटी एंड डेट। डेट मेनली जो है मेरे पीपीएफ, पीएफ, ये सारे मैं डेट में कंसिडर कर रहा हूँ। मेरी एलआईसी की भी चल रही है कुछ पॉलिसीज। इसके अलावा जो मेरा जो अभी करंट पोर्टफोलियो है इक्विटी का, वो अराउंड 42 लाख है। एंड मेरा अभी 85,000 का एसआईपी है। मैं अभी 15,000 इसमें और बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो मेरे 2 सवाल है मैम। पहला जो है कि वो 15,000 में इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट करूँ जो मेरा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, या कोई नया फंड लूँ। मेरा टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म है। मेरे को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है अपना टाइम होराइजन। पहला है 10 साल। मेरा 10 साल में मुझे बच्चे की पढ़ाई के लिए लगभग 50 से 60 लाख रुपए चाहिए। देन मेरा सेकंड टाइम हो रहा है 15 ईयर, जिसमें कि मुझे लगभग शादी के लिए उनके एक 1.25 करोड़ चाहिए। एंड देन थर्ड इज मोर देन 20 ईयर, जिसमें कि मुझे लगभग 8 से 10 करोड़ चाहिए। एंड मैं रेगुलर जैसे मेरा इनकम बढ़ेगा वैसे मैं एसआईपी भी इंक्रीज करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है, पहला तो जो 15,000 है ये मुझे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, नया फंड लेना है या एग्जिस्टिंग में ऐड करना है। एंड दूसरा, मेरा पोर्टफोलियो में अगर कुछ चेंजेस करने हैं कंसिडरिंग माई लॉन्ग टर्म सिनेरियो, तो कैसे उसको मैनेज करूं मैं। ठीक है, अच्छा मुझे बस एक चीज बताइए तरुण, साइजेबल पोर्टफोलियो आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, एसआईपी भी आपकी डिसेंट है। जो ये 42 लाख के आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है, ये सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की है या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स की है, जिसमें एसएसवाई, पीपीएफ वगैरह सब शामिल है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की है। ओके, ठीक है। तो अब आपके सवाल पर राय ले लेते हैं। पहले तो मैं इनका पोर्टफोलियो बता देती हूँ मोहित। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 20,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ बंधन स्मॉल कैप में, सिमिलर अमाउंट है इनका एचडीएफसी मिड कैप में, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू फंड में, देन 10,000 पर मंथ मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, 6,500 एसबीआई ब्लू चिप, डीएसपी स्मॉल कैप 1,500, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज 2,000। तो 2 पार्ट में इनका क्वेश्चन डिवाइड कर लेते हैं। पहला इनका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जहां पर ये फिलहाल 85,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं, 15,000 रुपए महीने की एसआईपी और करना चाहते हैं। तो इन्हीं फंड्स में डिप्लॉय करें या इस 15,000 के लिए कोई नया फंड रखें? पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने हैं तो क्या करने हैं? नया पोर्टफोलियो कैसा हो सकता है? साथ ही इसी प्रश्न से जुड़ा हुआ एक पार्ट ये भी है कि 15% ये सालाना स्टेपअप भी करते हैं हर 2 साल में। उस हिसाब से जो इनकी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है म्यूचुअल फंड्स की, वो 42 लाख के आसपास की है। इस 42 लाख के अलावा इनके पास 35,000 रुपए महीना पीपीएफ में जा रहे हैं, 7,000 रुपए महीना सुकन्या समृद्धि योजना में जा रहे हैं, एलआईसी जीवन आनंद में 25,000 सालाना, और एलआईसी की एक और पॉलिसी यहाँ भी 25,000, 1.5 करोड़ का इन्होंने टर्म प्लान लिया हुआ है। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनके पास और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो है ही। गोल्स जैसे इन्होंने मैंशन किया, 10 ईयर्स में पहले बच्चे की एजुकेशन के लिए 50 से 70 लाख, 15 से 20 साल में दूसरे बच्चे की एजुकेशन के लिए 1 से 1.5 करोड़, एंड देन 20 ईयर्स में रिटायरमेंट के लिए 8 से 10 करोड़। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो बताइए और साथ ही इनके गोल्स पर क्या सलाह। जी नमस्कार दीपाली जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तरुण जी नमस्कार। देखिए, आपने काफ़ी शानदार तरीके से अपने पोर्टफोलियो को प्लान किया है। जिस तरह से आपने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, ये पूरी तरह से दर्शाता है कि आप कितना बारीकी से इस विषय पर सोच रहे हैं और कितनी अच्छी तरीके से आप अपने गोल्स को प्लान कर रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप अपने लक्ष्यों को अच्छे से निर्धारित कर चुके हैं और उनके बारे में ठीक तरीके से सोच भी रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं आपका पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो में मुझे ऐसे तो कोई खामी नहीं दिख रही। आपने अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने पोर्टफोलियो को। आपने एक लार्ज कैप स्कीम ले रखी है, एक वैल्यू फंड ले रखा है, एक फ्लेक्सी कैप ले रखा है, एक लार्ज एंड मिड कैप ले रखा है,
आपने 3 स्मॉल कैप ले रखे हैं जो मेरी राय में थोड़े ज्यादा है, बट ऐसा कोई इसके अंदर कोई ऐसा रूल या रेगुलेशन नहीं है कि आप 3 नहीं ले सकते, आपको एक ही लेना है ऐसा कुछ। बट 3 स्मॉल कैप थोड़ा सा स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो बनाता है और आपके पास में एक मिड कैप है। तो सारी कैटेगरीज की एक एक स्कीम है, सिर्फ स्मॉल कैप को छोड़कर जहां पर आपने 3 स्कीम्स ले रखी है। अगर कोशिश कर सके तो इन 3 को कंसोलिडेट करके 2 में या 1 में कर दीजिए, योर पोर्टफोलियो विल लुक एक्सट्रीमली गुड। और 3 भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात, आप 15,000 रुपए से अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहते हैं, नए स्कीम्स ऐड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन्हीं स्कीम्स में अपने एलोकेशंस को बढ़ाइए, इन्हीं को मजबूत करिए। स्कीम्स में कहीं कोई खराबी नहीं है, अपनी श्रेणी की अग्रिम स्कीम्स हैं, बहुत ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में आप अपने एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, जिसे मिराय लार्ज एंड मिड कैप कहा जाता है, आप उसमें। और बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अगर आप एक ऐड करना चाहें अपने पोर्टफोलियो में, तो मैं उसकी राय आपको दूंगा कि आप एक लार्ज कैप श्रेणी का इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। तो आपके पास पैसिव एलोकेशन नहीं है, एक पैसिव एलोकेशन आ जाएगा और लार्ज कैप का जो कैटेगराइजेशन है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। कोशिश करिए कि अगर एसआईपी लार्ज कैप में ज्यादा रख पाएं और दूसरी कैटेगरी में कम, पर आप चाहें तो उसे अपने हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं। तो ये तो रहा आपके पोर्टफोलियो पे मेरी राय। अब आते हैं आपके लक्ष्यों पे। देखिए, आपका जो कंप्यूटेशन था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बिकॉज आपने काफी सारी प्रोडक्ट्स में अपने इन्वेस्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, काफी सारे लक्ष्य आपने बताए हैं यहाँ पर। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग में तो नहीं जाऊंगा, उसके लिए मैं राय दूंगा कि आप किसी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर के साथ में बैठकर स्टेप वाइज पूरा प्लान करिए, इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट्स देखिए, अपने विड्रॉल्स को मैप करिए और फिर इसकी अच्छी से प्लानिंग करिए। मैं बहुत ही ऊपरी तौर पर आपको आपके लक्ष्यों का के कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं। तो देखिए, जो आपका टोटल एसआईपी का कॉर्पस है, इक्विटी और डेट का मिलाकर, वो 10 साल में कुछ बढ़कर 1,88,00,000 के आसपास पहुंच जाएगा, 15 साल में कुछ 4 करोड़ के आसपास, और 20 साल में बढ़कर कुछ 7,65,00,000 की रकम आप छू लेंगे। मैंने इसमें अभी विड्रॉल को काउंट नहीं किया है, मैं सिर्फ वो रकम बता रहा हूं जो कि आप जमा कर लेंगे अगर आप 5, 10, 15, 20 साल तक अपने एसआईपीज को कंटिन्यू करते हैं। जो आपके डेट के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पीपीएफ, पीएफ, सुकन्या समृद्धि, एलआईसी की पॉलिसीज, इन सब पर मैंने अलग अलग रेट ऑफ रिटर्न्स अज्यूम किए हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे हमने 12% की दर को अज्यूम किया, पीपीएफ पर अभी का रेट 7.1% किया, पीएफ पर हमने 7% का रेट लिया है, सुकन्या समृद्धि पर 8.2 का रेट अज्यूम किया है। तो अगर उन रेट्स को मैं देखूं, तो जो आपका डेट का कॉर्पस है वो 10 साल में बढ़कर 98 लाख, 15 साल में 1,71,00,000 और 20 साल में बढ़कर 2,75,00,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर मैं आपके टोटल कॉर्पस को, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को मिलाकर और डेट के आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं, जो ट्रेडिशनल स्कीम्स हैं, उन सबको मिलाकर अगर अपने सामने रखता हूं, तो शॉर्ट टर्म में यानी 10 साल में आपके पास में 2,86,00,000 रुपए की रकम जमा हो जाएगी। यहां पर आपका जो पहला लक्ष्य है 50 से 70 लाख का, आप उसे आसानी से हासिल कर लेंगे। 15 साल का अगर मैं दायरा रखूं, तो आपके पास में 5,71,00,000 रुपए जमा हो जाएंगे। आपको यहां पर विड्रॉल की आवश्यकता है 1.5 करोड़ की। मुझे लगता है कि पहला वाला 70 लाख निकालने के बाद भी यहां पर आपके पास में अच्छी रकम बच जाएगी, आप उसे भी हासिल कर पाएंगे। जो आपका तीसरा लक्ष्य है 20 साल का, वहां पर अगर कोई विड्रॉल ना लूं मैं, पहले ध्यान दीजिएगा इस बात पर, अगर मैं कोई विड्रॉल नहीं लेता हूं 10 और 15 साल पे, तब जाकर आपके पास में 10,41,00,000 रुपए जमा होंगे और आपका जो लक्ष्य है, अपर रेंज जो उसकी है वो 10 करोड़ का है, तो आप बिल्कुल लक्ष्य को छू रहे हैं। पर अगर आप 10 साल में और 15 साल के मार्कर्स पे विड्रॉल करते हैं, तब आप इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको रेगुलर एनुअल स्टेप अप करना पड़ेगा या फिर अपने लक्ष्य की समय अवधि को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जो तीसरा 20 साल का लक्ष्य है, उसके लिए आपको थोड़ा और प्रयत्न करना पड़ेगा, बट बाकी सारे लक्ष्य आप आसानी से हासिल कर लेंगे। ओके अच्छा, इसके अलावा गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर भी तरुण का एक क्वेश्चन था, शायद वो अगर हमारे साथ फोन लाइन पर है तो उनसे पूछ लेते हैं। तरुण, गोल्ड को लेकर भी कोई सवाल आपका? जी, गोल्ड को लेकर के मेरा ये है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज मेनली इंडिया में गोल्ड जो है ना नॉर्मली शादी के लिए यूज होता है। तो सिंस माय डॉटर इज अराउंड 4 years,
तो उसके हिसाब से अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करूं या किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं फॉर द लॉन्ग टर्म 15 ईयर्स के लिए अप्रोक्स। ओके ओके, बताइए गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या राय रहेगी आपकी मोहित? जी, देखिए, जितना कि मैं आपके क्वेश्चन को समझ पा रहा हूँ, शायद लाइन थोड़ी क्लियर नहीं थी, जो मुझे आवाज इतनी अच्छे से नहीं आ पाई। बट आपका क्वेश्चन है गोल्ड में किस तरह से निवेश करना चाहिए। एसजीबी जो था, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, वो सबसे अच्छा जरिया था, जो कि अब बंद हो चुका है। सरकार ने उसे बंद कर दिया और अब नए एसजीबी के इशुएंसेस नहीं आ रहे हैं। तो अब तीन ही तरीके बचते हैं, डिजिटल गोल्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड एफओएफ या फिर फिजिकल गोल्ड, राइट। तो फिजिकल गोल्ड में तो बहुत सारे आपको नुकसान है, इन द सेंस कि आपको प्योरिटी का पता नहीं चलता है, आप जीएसटी देना पड़ेगा, आपको मेकिंग ब्रेकिंग चार्जेस लग जाते हैं, स्टोरेज का प्रॉब्लम है, आपको लॉकर रखना पड़ेगा, एंड बहुत सारे झमेले हैं। आप उसकी लिक्विडिटी में भी आपको प्रॉब्लम आती है और वहां पर भी आपको ब्रेकेज लग जाता है। तो वो बिल्कुल आउट ऑफ द विंडो है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ज्वेलरी नहीं चाहिए तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डिजिटल गोल्ड से भी बहुत सारी सिमिलर तरह की परेशानियां जुड़ी हुई हैं। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे सरल और सबसे सुगम उपाय जो है वो है आप गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड एफओएफ के जरिए गोल्ड में निवेश करिए। ये 100% फिजिकल गोल्ड से बैकड अप होता है, तो यहाँ पर आपको किसी डिफॉल्ट की कोई संभावना नहीं है। जो भाव आपका स्क्रीन पर आपको दिख रहा है गोल्ड का, उसी भाव पर आप गोल्ड को खरीदेंगे, उसी भाव पर आप गोल्ड को बेचेंगे। तो कोई मेकिंग या ब्रेकिंग चार्जेस का ब्रेकेज आपको नहीं लगेगा, कहीं आपको जीएसटी का झमेला नहीं है, लिक्विडिटी की आपको कोई समस्या नहीं है। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही इजीली डुएबल है। आप इसको एसआईपी के जरिए भी कर सकते हैं, लमसम परचेज के जरिए भी कर सकते हैं। तो गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड एफओएफ इज द बेस्ट वे ऑफ बाइंग गोल्ड, एंड गोल्ड में निवेश सभी को जरूर करना चाहिए। पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन नहीं है तो प्लीज 5 से 10% एलोकेशन बेयर मिनिमम होना ही चाहिए किसी भी पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाई करने के लिए। ओके, चलिए बात करेंगे अब अगले व्यूअर से। तरुण, उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। चमन अगले व्यूअर हमारे साथ असम से कनेक्टेड है। चमन नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी, शुक्रिया। मेरा नाम चमन अग्रवाल है, मैं असम से बोल रहा हूँ। मैं फिलहाल अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अराउंड 25,000 SIP पर मंथ, एंड इन कपल ऑफ फंड्स मेरा आपको पोर्टफोलियो में विजिबल हो रहा होगा। एंड कपल ऑफ फंड्स आर देयर जो ऑलरेडी मैंने क्लोज कर चुका है। दोज फंड्स आर मेनली ELSS फंड्स आर देयर। So my query was कि I want to rebalance my portfolio right now, so I need suggestion how to rebalance the portfolio, including the closed funds, and whether I should keep the amount in the closed funds still right now, or should I redeem them? And if I redeem them, should I invest in as a lump sum in the current funds only, or should I invest in any new funds? And with regards to ELSS, जो अभी जो current ELSS चल रहा है, I'm in future I may not require those ELSS funds as my ATC will be covered by PF contribution. So if I need to replace ELSS, so which funds would I replace with? ओके, तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? बताया जैसे इन्होंने मंथली SIP इनकी है 25,000 की, 17-18 लाख की पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इमरजेंसी फंड भी इन्होंने एक रखा हुआ है। साथ ही जो पोर्टफोलियो है मैं क्विकली एक बार बता दूं तो जिसमें पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 6,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ कोटक इमर्जिंग इक्विटी और SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में 3,000 है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप, क्वांट ELSS टैक्स सेवर, क्वांट स्मॉल कैप में। जिनमें फंड्स में SIP बंद कर दी है लेकिन होल्ड कर रहे हैं वो एक्सिस ब्लू चिप 4,04,000, एक्सिस ELSS 2,10,000, 1,34,000 आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ में, 77,800 बंधन ELSS में और 1.38 है कोटक फ्लेक्सी कैप में। अब जैसे इन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो सही है, रीबैलेंस करने की जरूरत है, रिटायरमेंट के पर्पज से ये पोर्टफोलियो उन्होंने क्रिएट किया है, क्या सजेशन ओवरऑल इनके लिए? जी, देखिए दीपाली जी, मैं आपके माध्यम से चमन जी को ही नहीं बल्कि सबको, सारे निवेशकों को एक बात बोलना चाहूंगा कि इतने सारे तरह तरह के अलग अलग ELSS फंड लेकर आपको कोई अलग कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। इतना ज़्यादा अलग अलग तरह के ELSS फंड करके आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, उसमें आप कोई रिटर्न्स में बहुत बड़ा इजाफा नहीं कर पाएंगे। अक्सर मैंने देखा है कि निवेशक जो पिछले साल का बेस्ट परफॉर्मिंग ELSS फंड होता है उसका चुनाव करके उसमें एक नया अमाउंट डाल देते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि अगले साल में भी वही बेस्ट परफॉर्मिंग ELSS रहे। इनफैक्ट काफ़ी हाई चांसेस है कि वो नहीं रहेगा बेस्ट परफॉर्मिंग। अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो कोई भी फंड कंसिस्टेंटली कभी भी 2-3 साल तक लगातार एक क्वार्टाइल 1 फंड नहीं रह पाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो कि कम से कम रखिए ELSS, एक ही फंड चुनाव करिए, उसी के अंदर में ऐड करिए। जब वो 3 साल पूरा कर ले, अगर निकालना है
तब उसी से निकालिए। दूसरी बात, क्या ईएलएसएस से विड्रॉ करना आवश्यक है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपने ले रखे हैं तो इन फंड में रखने में कोई बुराई नहीं है। ये एक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड की तरह आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में कभी भी रख सकते हैं। इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। पूरी कैटेगरी का प्रदर्शन अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली तो हैज बीन वेरी कंसिस्टेंटली हाई। तो आप चाहें तो इन्हें रख सकते हैं। तीसरी बात, हाँ, पोर्टफोलियो में क्लटर कम करने के हिसाब से यस, आपको इसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो के लिए अगर मेरी राय है कि ये जितने भी आपने पुराने ईएलएसएस ले रखे हैं जो कम अब जरूरत नहीं है जिनकी आपको, अगर आप नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको फिर करना भी है ईएलएसएस तो आप जो एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रहे हैं उसके जरिए आपका एलोकेशन पूरा हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रेजुअली आपको जो पुराने ईएलएसएस हैं जिनमें 3 साल पूरा हो चुका है उन्हें कम कर कर आपको अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सबसे पहली राय मेरी ये रहेगी कि आपके पास में क्वांट का ईएलएसएस था एक, उसमें शायद आपकी एसआईपी चल रही है, बट जहां पर आपकी एसआईपी बंद हो चुकी है जैसे एक्सिस का ईएलएसएस और बंधन का ईएलएसएस, ये दो आप विड्रॉ कर सकते हैं। एक्सिस के ईएलएसएस को आप एक्सिस ब्लू चिप जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है आपके फंड में एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो, वहां पर शिफ्ट कर दीजिए। और बंधन के ईएलएसएस की जगह मेरी राय रहेगी कि आप बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, वहां पर आप उसे स्विच कर दीजिए। अब ये स्विच आप चाहें तो लमसम कर सकते हैं, आप चाहें तो 6 महीने में एसटीपी लगाकर इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये दो ईएलएसएस आपके कम हो जाएंगे। इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आपको अपना क्वांट का ईएलएसएस भी कम कर देना चाहिए। आपके पास में दो और ईएलएसएस फिर भी हैं, एक एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है और शायद एक और कोई ईएलएसएस फंड था। ग्रेजुअली आप कोशिश करिए कि उन्हें भी कम कर कर इन्हीं लार्ज कैप फंड्स में या फिर आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में जो मिड या स्मॉल कैप फंड्स हैं उन्हीं में कंसोलिडेट कर दीजिए। इतने ईएलएसएस फंड्स की प्लीज आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये रही सलाह आपके पूरे पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत। आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी। आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मोहित गांग हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स के साथ। अंकुर जैन नोएडा से कनेक्टेड है। अंकुर नमस्कार, पूछिए सवाल। हाँ जी, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा था, तो मुझे जो है 2034 में 2.5 से 3 करोड़ का मेरा हुआ लक्ष्य है। तो ये जो मैंने डिटेल्स भेजी है, एक बार आप इसमें मुझे एक्चुअली थोड़ा सा, मैं इसमें चाहता हूँ कि थोड़े फंड जो है मेरे ज़्यादा है, तो 5-6 फंड मैं इनको करना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए? ओके, तो क्या सलाह रहेगी इनके लिए? पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना है इनको, बड़ा पोर्टफोलियो है। पहले मैं फंड्स के नेम क्विकली बता दूं तो एचडीएफसी इंडेक्स निफ्टी फंड 5000 सिमिलर अमाउंट है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप एचएसबीसी मिड कैप में 4000 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में, देन 3000 नीचे डाल रहे हैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी, देन 2000 मेरे एसेट लार्ज कैप और कोटक फ्लेक्सी कैप। टोटल एसआईपी इनकी 38,000 की चल रही है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 12 लाख है और 2034 तक यानी 9 साल में इनका 2.5 से 3 करोड़ का टारगेट है। फंड्स थोड़े कम करने हैं, क्या सजेशंस? जी, अंकुर जी देखिए, यस, फंड्स आपने काफी ज्यादा ले रखे हैं। इनफैक्ट आपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 3 फंड्स ले रखे हैं, कोटक, एचडीएफसी, पराग पारेख। आपने स्मॉल कैप में भी मल्टीपल फंड्स ले रखे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि आप फंड्स को कंसोलिडेट कर सकते हैं, इन्हें आप ट्रिम कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है इतने सारे फंड्स रखने की। इनफैक्ट आपको कुछ एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। आपने एक अच्छा फंड ले रखा है जो कि एचडीएफसी इंडेक्स फंड मैंने देखा आपके पोर्टफोलियो में, विच इज अ वेरी गुड चॉइस, निफ्टी 50। तो बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए आपको। एंड अब मैं अगर आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आपके लक्ष्य के साथ में कंसोलिडेट करने की अगर मैं कोशिश करूं, तो देखिए जहां तक मैं समझ रहा हूं 38,000 रुपए की कुछ मंथली एसआईपी है आपकी। 9 साल में अगर मैं 12% की दर को अज्यूम करूं तो करीब 72 लाख रुपए आप जमा कर लेंगे। आपका जो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू है 12 लाख का, वो 9 साल में बढ़कर कुछ 33 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। तो कुल मिलाकर एसआईपी और लमसम को अगर मैं मिला दूं तो 9 साल में आप कुछ 1 करोड़ 5 लाख के आसपास की रकम को जुटा लेंगे। अगर मैं आपके सारे एसेट्स को सामने रखूं तो सिर्फ म्यूचुअल फंड से आप 1 करोड़ 5 लाख जमा कर रहे हैं। आप पीपीएफ में अगर मैं 7.1 का रेट अज्यूम करता हूं तो कुछ 58 लाख, एफडी में कुछ 65 लाख, सुकन्या समृद्धि से कुछ 25 लाख रुपए। आपका जो गोल्ड का निवेश है वहां पर मैंने 6% की दर को अज्यूम किया है, वहां 25 लाख रुपए। एनपीएस पर हमने 10% की रेट अज्यूम करा है, वहां पर 10 लाख रुपए। और एलआईसी में हमने 4 लाख का लमसम पेमेंट लिया है। तो कुल मिलाकर
2,76,00,000 के आसपास की रकम को आप जुटा लेंगे। देखिए, ये सारे रिटर्न्स अज्यूम्ड है। हो सकता है कि गोल्ड में हिस्टोरिकली आपको हायर रिटर्न मिल रहा है, बट हमने एक बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न प्रोफाइल को चुनकर आपके लिए इस कंप्यूटेशन को किया है। हालांकि मेरी राय आपसे भी यही रहेगी कि किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ में बैठकर, जब आपके पास में इतने अलग अलग तरह के एसेट्स हैं और फाइनेंशियल गोल्स हैं, तो किसी अच्छे फाइनेंशियल प्लानर के साथ में बैठकर थोड़ा वक्त लगाइए और अच्छे से इस पर एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव सलाह लीजिए। टीवी पर हम उतना ही बता पाएंगे जितना हमारे पास में समय होता है। जहां तक फंड कंसोलिडेशन की बात है, आप चाहें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड में और एसबीआई स्मॉल कैप फंड में अपनी एसआईपी को बंद कर सकते हैं। आप एक फ्लेक्सी कैप फंड को भी कम कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आपके पास में 3 फ्लेक्सी कैप फंड है। उसमें मेरी राय ये रहेगी कि पराग पारिक को आप शायद चलने दीजिए, बिकॉज वहां पर आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रहा है। तो बाकी की जो 2 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स हैं वो दोनों न्यूट्रल हैं, आप उसमें से किसी को भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 स्कीम्स आप बंद कर सकते हैं, तो इससे आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, एंड बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज गुड इन योर पोर्टफोलियो। ओके, चलिए क्विकली एक सवाल और ले लेते हैं। ईमेल के थ्रू एक प्रदीप ने भेजा है सवाल। मंथली एसआईपी 50,000 की है, पोर्टफोलियो की वैल्यू 76 लाख, 10 साल में 5 करोड़ का टारगेट। क्विकली मैं फंड्स बता दूं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 20,000, 6,000 मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, 5,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप में 4,000 एंड 2,500 ईच मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। ट्रस्ट के स्मॉल कैप में भी सिमिलर अमाउंट 2,000 डाल रहे हैं। बंधन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया निफ्टी 500 मोमेंटम, आदित्य बिरला निफ्टी इंडिया डिफेंस, यूटीआई निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम और एंजल वन का निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स। सजेशंस प्लीज। जी, तो प्रदीप जी देखिए, आपका जो करंट पोर्टफोलियो है 76 लाख का, वो 10 साल में 12% की दर से 2,35,00,000 के आसपास पहुंच जाएगा। जो करंट एसआईपी है आपकी 50,000 की, वो 10 साल में कुछ 1,10,00,000 के आसपास पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर 3,45,00,000 का आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। यहाँ पर आपको शॉर्टफॉल रहेगा प्रदीप जी अपने गोल पर, कुछ 1,55,00,000 का। तो इस शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए या तो आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप करिए 20 से 25% तक सालाना, या फिर आज जो आपका समय का दायरा है, जो टाइम होराइजन है, उसे आप बढ़ाकर 13 साल कर दीजिए, तो आप आसानी से अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। ओके, चलिए तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए पूछ लेते हैं हम मोहित के टॉप 4 फंड्स। मोहित बताइए आपकी चॉइसेस क्या रहेंगी? जी, दीपाली जी, मेरी टॉप चॉइसेस में लार्ज कैप कैटेगरी में पैसिव इंडेक्स फंड बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसके बाद में एक इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, जो लार्ज एंड मिड कैप श्रेणी का फंड है, प्योर मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एंड प्योर स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप, जो कि दोनों एक्टिव फंड्स हैं अपनी श्रेणी के। तो ये रहे टॉप 4 फंड्स, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और बंधन स्मॉल कैप। इन फंड्स के साथ मिलाकर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं मोहित की चॉइस के हिसाब से। थैंक यू मोहित आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबर जारी है। नमस्कार।